तो 4 जनवरी 1990 को कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जो अपने आप में बहुत घातक था। 4 जनवरी के बाद 19 जनवरी को एक दुखद घटना होती है। वहाँ पे बड़ी संख्या में रह रहे जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित एक तरीके से कह सकते हैं कि कश्मीर में रहने वाली जो हिंदू आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 3 लाख से लेकर 6 लाख की जनसंख्या उस समय थी उनकी, और पूरी तरीके से वहाँ से विस्थापित कर दिए जाते हैं। तो 4 जनवरी 1990 को कश्मीर में जितने भी हिंदू घर थे सभी घरों में एक नोट चस्पा कर दिया गया, चिपका दिया गया, और उस नोट में ये लिख दिया गया कि कश्मीर छोड़ के नहीं गए तो मार दिए जाओगे। और इसके बाद बहुत तेज़ी से वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े हिंदू नेता थे या फिर जो उच्च अधिकारी थे, यहाँ तक कि जो सेना के जवान थे, इन सब को बहुत तेज़ी से मिलिटेंट के द्वारा, जो वहाँ पे JKLF करके जो वहाँ पे एक पार्टी कहें आतंकवादी संगठन था, उस संगठन के नेताओं के द्वारा, शीर्ष नेताओं के द्वारा बड़ी तेज़ी से सफाया करना चालू किया गया, और हिंसा के दम पे, बंदूक के दम पे। तो द कश्मीर फाइल जो बनी है ना, अभी लगातार आप लोग देख रहे हैं कि द कश्मीर फाइल को लेकर के पूरे देश के अंदर हर जगह पे, सोशल मीडिया पे देख लीजिए या फिर धरातली स्तर पे देख लीजिए, एक मुद्दा बना हुआ है, गहमा गहमी बनी हुई है। ये कश्मीर के वास्तविक सच को दिखाती है ये फिल्म, और ये फिल्म और पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि जब सत्य को छुपाया जाता है ना, दबाया जाता है ना, तो किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है। समाज को सत्य के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या हो रही है। हिटलर के द्वारा जर्मनी में इतने बड़े तेजी से नरसंहार किया गया यहूदियों को, कहीं ना कहीं पे जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम विषय वस्तु को काला पर्दा नहीं डाल सकते किसी भी चीज़ के पीछे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक जो है, जो डेडलाइन है यहाँ पे, एक जो है आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, शायद आप नहीं जानते हो अभी तक, और ये एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि एक अलगाववादी मूवमेंट है वहाँ पे, और शायद इसके माध्यम से आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को आज जान पाएँ, समझ पाएँ कि कश्मीर इतना आसान नहीं है। कश्मीर को लेकर के बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, जो मूवमेंट अभी भी जनता के समझ से परे हैं। कुछ चीज़ें तो दिखाई ही नहीं गई हैं। मैं आज उन चीज़ों को भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ये कश्मीर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। पहले एक बार हम मानचित्र को समझते हैं जम्मू कश्मीर के, और इस मानचित्र से ही हम कश्मीर की मौजूदा हालत को समझते हैं। सरकार के द्वारा 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने जाएंगे, आपके 370 जो अनुच्छेद 370 है वो हटा दिया गया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, देखिए 1947 में राजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो ये वर्तमान मानचित्र है पूरा का पूरा भारत को दे दिया गया। ठीक है, विलय पत्र में साइन किया गया, लेकिन कब किया गया? बहुत देर हो चुकी थी। कितनी देर हो चुकी थी? यहाँ पे कबायलाई आक्रमण जब हो चुका था। ये सब चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं। ठीक है, और 1947 से अब तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में, ये आप जो देख रहे हैं ना बॉर्डर्स, कश्मीर को समझने के लिए पहले हमें एक बार पूरे के पूरे मैटर को समझना होगा। और एक चीज़ समझिए आप, कश्मीर में इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं कि शायद इस समस्या को सुलझा पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन है। जब से द कश्मीर फाइल आपकी 11 मार्च को शायद रिलीज हुई थी ये मूवी, है ना, पूरे देश में जम्मू कश्मीर फिर से एक चर्चा का विषय बन गया है। और द कश्मीर फाइल में जम्मू कश्मीर की एक बड़ी समस्या जो है, जो वहाँ पर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय हैं, उसको लेकर एक तरीके से सद्भावना का एक उमड़ाव सा हो गया। लोग जो है सद्भावना, एक सिंपैथी सी क्रिएट हो गई है। और इस सिंपैथी में हमें जम्मू कश्मीर की इस कॉम्प्लेक्स स्थिति को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे पनुन कश्मीर का जो कॉन्सेप्ट है, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे
कि कश्मीर में पनून कश्मीर को लेकर के भी काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है। यहाँ पर आप ये मानचित्र में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना। एक बार जो है हम जम्मू कश्मीर के पूरे मानचित्र को समझेंगे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र अवैध कब्जे का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अवैध कब्जा किया जा चुका है। ये पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ठीक है सब ये भारत का ही हिस्सा विलय पत्र के कारण से। ये चीन के द्वारा 1962 के युद्ध में इलीगली ऑक्यूपाइड कर दिया गया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के द्वारा चीन को लीज में दे दिया गया, तो ये क्षेत्र चीन के पास है। अब देखिए चीन यहाँ पे स्टेक होल्डर है, यहाँ पे स्टेक होल्डर है, यहाँ पे पाकिस्तान, ये पीओके वाला क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान के पास है। और ये मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र है, ये आज़ाद कश्मीर या कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के तौर पे है ये, ठीक है। अब इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे आतंकी कैंप हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान के द्वारा 1979 से कश्मीर विवाद की समस्या समाधान के लिए छद्म युद्ध का या आतंकवाद का या उग्रवादी समूहों का सहारा लिया और बहुत तेज़ी से प्रारंभ किया गया। ये 1979 तो हम अभी बात करते हैं, मेरा मानना है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 से ही पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर समस्या के समाधान के लिए छद्म युद्ध का प्रारंभ कर दिया गया था। कबीलाई आक्रमण यही है और क्या, उसी रूप को और उग्र रूप दे दिया गया और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की स्थिति जो यहाँ पे रही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है, कश्मीर घाटी का क्षेत्र है और नीचे ये जम्मू क्षेत्र है। जो एक घटना कश्मीर फाइल में दिखाई गई है, कश्मीर घाटी में रह रहे हिंदू समुदाय है जिसको कश्मीरी पंडित के नाम से जानते हैं, उनको लेकर के है। तो देखिए 4 जनवरी 1990 को जो यहाँ पे उग्रवादी चरमपंथी ग्रुप JKLF था, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड था और उसके द्वारा जो है यहाँ पे रह रहे हिंदू आबादी के लोगों को क्या किया गया, कश्मीर से विस्थापित करने के लिए नरसंहार का सहारा लिया गया। उसी कहानी को पूरी तरीके से द कश्मीर फाइल में उद्घाटित किया गया है। तो 4 जनवरी 1990 को सबसे पहले हिंदू परिवारों को क्या किया गया, चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद जो है सभी के घरों पे एक एक नोट लगा दिया गया, चस्पा कर दिया गया। कश्मीर में जो है बड़ी तेज़ी से जो है उबाल प्रारंभ हुआ और 19 जनवरी के दिन एक एक जो यहाँ से नहीं गया, एक एक कश्मीरी पंडित को या कश्मीरी हिंदू परिवारों को क्या किया गया, यहाँ से लगातार जो है बहुत तेज़ी से 4 जनवरी से ही ये घटनाएं चालू हो गई। कश्मीर में प्रत्येक हिंदू घर पर नोट चिपकाने के बाद ये कहा गया कि या तो कश्मीर छोड़ के जाइए अन्यथा मारे जाएंगे। बहुत तेज़ी से सबसे पहले जितने भी हिंदू बड़े बड़े लीडर्स थे, जो उच्च अधिकारी थे वहाँ पर जो कार्यरत थे, उन सबको मारना और साथ में हिंदू स्त्रियों के साथ उनके परिवार के सामने जो है सामूहिक दुष्कर्म करना, जिंदा उन्हें जलाना, निर्वस्त्र अवस्था में पेड़ों में टांग दिया गया उन्हें मार करके। ऐसी घटनाएं भी 19 जनवरी की रात को हुई थी। बालकों को पीट पीट के मार दिया गया और ये मंजर देख करके लगभग 3.5 लाख हिंदू परिवार यहाँ से विस्थापित हो जाता है। और वो हिंदू परिवार ये कश्मीर वाले क्षेत्र में अभी वर्तमान में एक मूवमेंट है जिसको हम पनून बोलते हैं, पनून मूवमेंट, पनून क्षेत्र यानी कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा जो विस्थापित हुए हैं। वो विस्थापित लोग यहाँ पर इस तरीके से डरे हुए हैं और इसको लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जो विस्थापित हिंदू परिवार थे, इनके द्वारा 1990 के दिसंबर माह में जो ये घटना हुई थी, उसके बाद दिसंबर और जनवरी माह में, उसके बाद कश्मीर में हिंदू घाटी जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में ही एक अलग क्षेत्र, एक अलग राज्य की मांग है पनून कि अलग राज्य के तौर पे जो है हमें क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। ठीक है, तो पनून का जो पूरा का पूरा मामला है, घाटी में ही एक नए राज्य की स्थापना, नए राज्य के निर्माण की लगातार डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, तो पनून का अर्थ क्या होता है? पनून का अर्थ होता है कि हमारे खुद का कश्मीर, हमारा कश्मीर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे चरमपंथी उग्रवादी ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पे एक हिंसक जो
कार्रवाई की गई जो अपने आप में बहुत दर्दनाक थी, बहुत भयानक थी, उसकी कहानी द कारगिल फाइल में दिखाई गई है और कुछ नहीं है। और ये अपने आप में सबसे घातक इसलिए बन जाता है क्योंकि तत्कालीन सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ नहीं किया गया। उस समय जितने भी सरकारी अधिकारी जो भी वहाँ पे कार्यरत थे, क्योंकि कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी कश्मीर में खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर बड़े स्तर पर जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, यानी सिस्टम पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलता था। जो गवर्नर थे उस समय जम्मू कश्मीर के, या फिर जो केंद्र सरकार थी, वो भी पूरी तरीके से मौन थी। और यहाँ पे गिन गिन करके एक एक आदमी को जो है समझिए मारा ही नहीं गया, बल्कि जिंदा जला दिया गया। एक एक व्यक्ति को जो है यहाँ से निकाल दिया गया। तो लोग जिनका घर द्वार सब कुछ था, यहाँ से विस्थापित होकर के, निर्वासित होकर के जम्मू क्षेत्र में या विभिन्न कैंपों में रह रहे थे। इसके बाद एक घटना और सुनाई देती है, जो है मार्च के महीने की, मार्च 1990 में जो है बड़ी संख्या में जो है वहाँ पर 24 लोगों को मारा जाता है। मूवी के अंत में आप देखेंगे कि 24 लोगों को, और एक महिला होती है, उसको रेती से 2 भागों में अलग कर दिया जाता है। मतलब नरसंहार उच्च दर्जे का। ठीक है, तो उसी का आक्रोश है। अभी लोग जो है जो भी मूवी देखने जा रहे हैं उनके अंदर एक आक्रोश है। उनको लग रहा है कि कश्मीर में ये गलत हुआ, लेकिन ये गलत आज नहीं हुआ, आज से 30 साल पहले हुआ। और इसके पीछे यदि जिम्मेदार कारक के तौर पे आप ढूंढेंगे तो सबसे जिम्मेदार कारक था आर्टिकल 370। अनुच्छेद 370 के दम पे जम्मू कश्मीर में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। आपको पता है सिर्फ 3 चीज़ें भारत सरकार के पास थीं, रक्षा, संचार और विदेश सेवा। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, वो पूरा का पूरा किसके पास था? स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो 370 के हट जाने के बाद जो अभी हुआ, 2019 में हुआ, 370 के हट जाने के बाद अभी जो विस्थापित लोग हैं, कम से कम सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इनको जो है वहाँ पर फिर से पुनर्वासित किया जा सके और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। बहुत दिग्भ्रमित किया जाता है। आपको शायद देखो, रियलिटी में बताता हूँ, पाकिस्तान में ये जो पूरे क्षेत्र हैं, चाहे ये जो है गुलाम कश्मीर का क्षेत्र हो या पीओके का क्षेत्र हो, यहाँ पर ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं और ऐसे सेंटर्स में कश्मीर के युवाओं को, बहुत सारे कश्मीर के युवा हैं जो घाटी क्षेत्र के भी हैं, सीमा पार करके इन क्षेत्रों में इनका पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। भारत के खिलाफ ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें भारत की सेना को और इनको सब गलत रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब ब्रेन वॉश करना है किसी भी बच्चे को जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल, क्या उम्र होती है बच्चे की, ब्रेन वॉश करना आसानी से ब्रेन वॉश हो जाएगा। आसानी से उसके मन में जो भर दिया जाएगा उसी रूप को देखेगा। तो इंडियन आर्मी को के खिलाफ भरा जाता है, भारत सरकार के खिलाफ भरा जाता है और उसके बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी ले ली जाती है। 5-10 लाख रुपए में उनके परिवार की जिम्मेदारी ले लिया और उनको फिदायीन बना करके भेज दिया जाता है। 2-3 साल यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जो है एक हिंसक, अभी मिलिटेंसी लगातार यहाँ पे ऐसा नहीं कंट्रोल हो रही है, जब से 370 हटा है तब से बहुत तेज़ी से मिलिटेंसी कंट्रोल हो रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने आप को एक तरीके से अलगाववादी ग्रुप के तौर पे रखते हैं, अपने आप को अलगाववादी ग्रुप के तौर पे देखते हैं। तो कश्मीर की कहानी जो है अपने आप में बहुत जटिल है। इसको लेकर के कई सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं, कई सारी चीज़ें बन चुकी हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको बताता हूँ। 1990 के पहले कश्मीर घाटी में लगभग 6 लाख के आसपास जो है कुल जनसंख्या थी कश्मीरी पंडितों की। वर्तमान में इनकी संख्या वहाँ पर सब विस्थापित कर दिए गए एक तरफ से। ठीक है, चाहे पीओके वाला यहाँ ये ईस्ट वाले क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर था, यहाँ पर भी कश्मीरी पंडित रहते थे। यहाँ से तो मान लीजिए उनके साथ हुआ ही, और आज यहाँ से विस्थापित हुए जितने भी कश्मीरी पंडित हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, और आज तक इनको भारत सरकार ने नागरिकता तक नहीं दी है। इनकी इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे सरकार जो है चीज़ों को लेकर के इग्नोर करती रहती है, ऐसे मैटर्स को, ऐसे मुद्दों को, क्योंकि ये मुद्दा निश्चित तौर पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो चीन आके बैठ गया है, पाकिस्तान है ही न्यूक्लियर कंट्री दूसरी तरफ से है ना, और ऐसे में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको बरगलाया जाता है, भारत के खिलाफ रखा जाता है, और उसी का दुष्परिणाम है। तो कम से कम जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे, अब कम से कम भारत सरकार को चाहिए कि
इनकी समस्याओं को समझे, इनके दर्द को समझे, इनकी पीड़ा को समझे और इनकी समस्याओं के समाधान में कम से कम इनको पुनर्वासित करे। और ये थोड़ा सा समय साध्य है, समय निश्चित तौर पे इस पे लगेगा, लेकिन द कश्मीर फाइल के माध्यम से जो सत्य सबके सामने आया है, इस सत्य से कम इनकी व्यथा से सब परिचित हो पाए हैं। मीडिया ने कोई 1990 में किसी तरीके से कोई बाइट नहीं दिखाई, इंटरनेशनल मीडिया ने कोई कवरेज नहीं किया, साथ में प्रशासन पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया, सब ने कश्मीरी पंडितों को एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ इस तरीके से उस समय की स्थिति रही। तो जब सब शांत हो जाएं तो ये क्या दिखाता है किसी समाज के लिए? आप खुद सोचिए, आप जहां रह रहे हैं वहां पे अचानक से अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। ये कोई जंगल थोड़ा ना है, जंगल राज हो जाए, कोई भी आपको बचाने के लिए ना आए। आप जहां रह रहे हैं, आपका जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र है, जहां पे आपके दादा परदादाओं ने अपना समय व्यतीत किया, आपका जन्म हुआ, और उस जन्मभूमि में आपके साथ अत्याचार हो। मैं आपको अभी एक बात बताता हूं। हमारे एक स्टूडेंट थे संस्था में ही, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं बात है, 2-3-4 दिन पहले की बात है, और वो एक बैच में जुड़े भी हैं। उनका एक कोई एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो ये तैयारी में है कि किसी तरीके से इनके खिलाफ FIR कर दी जाए, और FIR करने के बाद ना तो इनकी जॉब लगेगी और ये पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर ऐसा ऐसा मैटर है। मैंने कहा बेटा लोग कौन से हैं? उन्होंने बताया कि कुछ परिवार के लोग भी हैं और कुछ आस पड़ोस के लोग भी हैं। अब समझिए इनसे कैसे आपका घर है, आपके पड़ोस, आप किसी से मतलब नहीं रखते, अपने आप से पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग आपको जीने नहीं देंगे। लोगों के मन में तो यह है कि ये कैसे हो गया, किस तरीके से ग्रो कर गया, कैसे आगे निकल गया। लोग तो इस मानसिकता से लेकर के चलेंगे ना। लोगों की मानसिकता को आप कैसे पकड़ सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखो, सबसे पहली चीज़, यदि आपको कोई बात ऐसी लगती है तो आप पुलिस को जानकारी दे दो। बोला सर इससे पहले इन्होंने मेरे पिताजी को टारगेट किया था और पिताजी के ऊपर मुकदमा करवा दिया, और अभी हम वो केस लड़ रहे हैं। घर की आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, अभी मेरी स्थिति भी नहीं है। मैंने कहा तुम एक काम करो, सबसे पहला काम वहाँ से हट जाओ। यदि आपकी जॉब लग रही है, यदि आप इस मैटर में थोड़ा सा भी आपने सोचा कि मैं एग्रेसिव हो जाऊं, वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो तो मौका ही टाल रहे हैं इस चीज़ का। वो कुछ भी आपके ऊपर लांछन लगा के, आपको 4 धाराएं लग गई, आपका जीवन संकट में, आपका करियर संकट में, फिर प्रूफ करते रहिए। बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आपका समय निकल जाएगा, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो सबसे बेहतर क्या है, आप वहाँ से दूसरी जगह पलायन कर जाएं, निकल जाएं। लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे, आपको अंदर ही अंदर चीज़ें कचोटती रह जाएंगी और परेशान करने वाले। तो सत्य कभी ना कभी तो उद्घाटित ही होता है ना। सत्य में समय तो लगता है, वास्तविकता सब किसी न किसी, और कोई किसी को रोक नहीं पाता है। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से जब आपके साथ अत्याचार होता है, आपके साथ शोषण होता है, तो उस शोषण को आप प्रतिकार तो करेंगे ही ना। और उस प्रतिकार का परिणाम क्या निकला? किसी ने कोई जस्टिस नहीं दिया कश्मीरी पंडितों के लिए। अब जाके भारत के लोगों को पता चल रहा है, नाम सुनते रहे होंगे सब लोग कि 1990 में, अब लोगों को लग रहा है कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये सांप्रदायिक रंग नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। समझ रहे हैं? आज रूस यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध कर रहा है, कल के दिन ये सत्य बताया जाएगा आने वाली पीढ़ी को, तो यही होगा ना कि संबंधों में प्रभाव पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि ये सत्य है, सब सामने देख रहे हैं कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोग पलायन कर रहे हैं। क्या गलती है लोगों की? वैसे ही कश्मीरी पंडितों की, छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है? और आज जो ये सच्चाई सामने आ रही है, तो हो सकता है कि इसमें नफरत के बीज नहीं है। किसी भी सत्य में नफरत के बीज नहीं होते हैं। कम से कम ये सच्चाई जब सबके सामने आती है तो ये पता चलता है कि समाज उस समय किस तरीके से बिहेव कर रहा था, क्यों इनकी वास्तविक स्थिति ऐसी है। आज संतोष मिल रहा होगा कश्मीरी पंडितों को, नहीं मिल रहा होगा संतोष कि कम से कम हमारी बात को लेकर दुनिया में सिंपैथी तो है, लोगों को पता तो चला कि हमारे साथ क्या बीता है। आपके साथ कुछ बीत जाए और वो जानकारी कभी तक किसी तक ना पहुंच पाए, तो ये तो अपने लिए बहुत घातक है। तो ये जो पनून की मांग है, ये क्षेत्र की मांग, लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर एक अलग राज्य बनाए, पनून की मांग चालू हो गई, एक नए राज्य की मांग चालू हो गई। ये विस्थापित कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो है
सन 1990 में जो घटना हुई उसके खिलाफ जो है इन्होंने कहा हमने जिस कश्मीर को खो दिया है हमें जो है उसे हासिल करने के लिए संघर्ष करना है और इसके लिए हम पनून कश्मीर बनाएंगे। तो पनून कश्मीर भी एक तरीके से एक नया मुद्दा है और इसके लिए कश्मीरी यूथ संगठन एक अलगाववादी संगठन के रूप में इसमें काम कर रहा है, जिसमें लगभग 7 लाख कश्मीरी पंडितों की अधिकार की लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई हर तरीके से चल रही है। भारत के अंदर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे इंटेलेक्चुअल विंग्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं, इसमें दोनों तरीके के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से समर्थन होकर के काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में विभाजित वर्ग है। एक वर्ग वो है जो चुनाव की मुख्य धारा में जुड़ चुका है, चाहे वो पीडीपी हो, है ना, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। एक वर्ग वो है जिसने बंदूक उठा लिया, हथियार उठा लिया, जिसमें जेकेएलएफ है ना, मकबूल भट्ट के द्वारा, तो एक आतंकवादी संगठन भी है। और एक वर्ग वो है जो वर्ग ये चाहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने, भारत के साथ जुड़े और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ सम्मिलित होकर के भारत के निर्वाचन पद्धति के साथ जुड़ गए हैं। तो तीनों तरीके के लोग हैं। समस्या के समाधान में सबसे पहला समाधान अनुच्छेद 370 का हटाया जाना है, बहुत जरूरी था। आर्टिकल 370 का भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 300, ये वर्तमान आपका जम्मू कश्मीर है, 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर वाला ये पूरा क्षेत्र ये दहक रहा है और यहीं पर पनून कश्मीर की बात की जा रही है। यदि कश्मीरी पंडितों को भारत सरकार के द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया तो निश्चित तौर पे पनून की मांग खत्म हो जाएगी और पनून की मांग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।